रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 9। सचिवालय के गलियारे में सन्नाटा था, जो केवल वर्तिका के भागने की आहट और उसके सिसकने की आवाजों से टूट रहा था। मदन और बाकी स्टाफ ने जब उसे रोते हुए बाहर भागते देखा तो सबके हाथ से फाइलें छूट गई थीं। मदन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। मैम रुकिए, बात तो सुनिए। सर का गुस्सा तो आप जानती हैं, वो बस काम को लेकर थोड़े सख्त हैं। आप बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। वर्तिका रुकी। उसकी हिचकियां इतनी तेज थीं कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धुंधली आंखों से अपने सहकर्मियों को देखा, वही लोग जिन्हें बचाने के लिए वे अपनी बीमारी भूलकर भागी चली आई थी। उसने कांपते हाथों से अपने बैग से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मदन की हथेली पर रख दिया था। ये मेरा इस्तीफा है मदन भैया। उसकी आवाज किसी टूटते कांच की तरह बिखरी हुई थी। अब हमें यहाँ एक पल भी जॉब नहीं करनी, कभी भी नहीं। मदन ने उस कागज को ऐसे देखा जैसे उसके हाथ में अंगार रख दिए हों। मैम, ये क्या कह रही हो? आपके बिना ये ऑफिस, ये सचिवालय नरक बन जाएगा। कोई यहाँ टिक नहीं पाएगा। वर्तिका ने सिसकते हुए एक नजर कैबिन की तरफ डाली और बोली, वो सब हम नहीं जानते, पर हम अब कभी वापस नहीं आएंगे। वह बिना कुछ और बोले सचिवालय के गेट से बाहर निकल गई थी, जहाँ चिलचिलाती धूप और उसका तेज बुखार मिलकर उसे धुंधला एहसास दे रहे थे। वहीं अंदर कैबिन में वरदान अभी भी उस मुद्रा में खड़े थे। उनके हाथ मुट्ठियों में बिछे हुए थे और सांसें तेज थीं। कैबिन की दीवारें जैसे उनकी अपनी ही कड़वाहट को सोख रही थी। उनके सीने में एक अजीब सी खलबली मची थी। एक तरफ वह पुरानी आवाजें जो उन्हें पत्थर बनने पर मजबूर कर रही थी, और दूसरी तरफ वर्तिका के उस तपते हुए माथे का स्पर्श जो उनके हाथों को जला रहा था। तभी कैबिन के बाहरी लकड़ी के दरवाजे के पार से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर गलियारे में होने वाली हल्की सी खुसुर पुसुर भी उनके कानों में शोर बनकर चुभने लगी थी। स्टाफ की दबी कुचली आवाजें, सिसकियां और मदन की भारी आवाज वरदान के सब्र का बांध तोड़ रही थी। वरदान को लगा जैसे बाहर उनकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। उनका अहंकार फिर से जाग उठा था। उन्होंने झटके से मेज पर रखा हुआ खाली गिलास किनारे हटाया और लंबे ढक भरते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। धड़ाक! वरदान ने दरवाजा इतनी जोर से खोला कि उसकी आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज उठी थी। बाहर का नजारा देख उनकी आंखें सुलग उठी थी। पूरा स्टाफ काम छोड़कर एक जगह जमा था। मदन के हाथ में कोई कागज था और सबकी नजरें उसी लिफ्ट के गेट की तरफ थीं, जहां से वर्तिका अभी अभी रोती हुई निकली थी। वरदान के कदम बाहर निकलते ही वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। हवा में तैरती फुसफुसाहट एक पल में थम गई थी। क्या कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पर? उनकी बर्फीली नजरें एक एक कर्मचारी के चेहरे पर रेंगने लगी थीं। सचिवालय है या कोई नुक्कड़ नाटक की जगह? काम करने के पैसे मिलते हैं तुम लोगों को, यहाँ खड़े होकर मातम मनाने के? सबने अपनी गर्दनें झुका ली थीं, लेकिन आज उनके चेहरों पर डर से ज्यादा एक खामोश नाराजगी थी। वरदान ने देखा कि मदन की आंखों के कोने लाल थे और उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज कांप रहा था। वरदान मदन की ओर एक कदम बढ़े। उनकी आवाज और भी नीची और खतरनाक हो गई थी। मदन, ये भीड़ किस लिए जमा है और तुम्हारे हाथ में ये कचरा क्या है? मदन ने एक लंबी सांस ली। शायद आज पहली बार उसे मुख्यमंत्री के गुस्से से ज्यादा उस लड़की के आंसुओं का डर था। उसने कांपते हाथों से वह इस्तीफा वरदान की तरफ बढ़ा दिया। सर, ये वर्तिका मैम का रेजिग्नेशन है। मदन की आवाज लड़खड़ाई। वो कहकर गई हैं कि उन्हें अब यहाँ एक पल भी काम नहीं करना। वरदान के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुन लिया है। उनके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वरदान की नजरें उस कागज पर जमी थीं। वह सिर्फ एक रेजिग्नेशन लेटर नहीं था, उस पर गिरे आंसुओं के गीले निशान वरदान के सीने में किसी जलते हुए तेजाब की तरह उतर रहे थे। एक पल के लिए उनके अंदर के इंसान ने कराहकर दम तोड़ दिया था। उनका दिल जैसे कांच की तरह दरकने लगा था, लेकिन उनके अहंकार की परतें इतनी मोटी थीं कि उन्होंने उस दर्द को एक क्रूर मुस्कान के पीछे छिपा लिया था। मदन और स्टाफ को लगा था कि शायद इस्तीफा देखकर वरदान का दिल पिघलेगा, पर वहां जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वरदान ने धीरे से मदन के हाथ से वह कागज लिया। उनकी उंगलियों ने उन गीले निशानों को महसूस किया जहां वर्तिका के स्वाभिमान के आंसू गिरे थे। अचानक उनके चेहरे पर एक बर्फीली कठोरता लौट आई थी। सन्नाटे को चीरती हुई इस कागज के फटने की आवाज आई। वरदान ने उस इस्तीफे को एक नहीं 100 टुकड़े कर दिए और उन्हें हवा में उछाल दिया था। कागज के वह सफेद टुकड़े किसी मरे हुए कबूतर के पंखों की तरह फर्श पर बिखर गए थे। रेजिग्नेशन मेरी मर्जी के बिना। वरदान की आवाज इतनी ठंडी थी कि मदन की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई थी। वरदान ने मदन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मदन, शायद तुम और मिस वर्तिका कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां पढ़ना भूल गए हो। ये कोई सार्वजनिक सराय नहीं जहां जब मन किया आए और जब मन किया झोला उठाकर चल दिए। पूरा स्टाफ हक्का पक्का खड़ा था। वरदान एक कदम और आगे बढ़े और गरजते हुए बोले, मिस वर्तिका से कह देना ये इस्तीफा तभी मंजूर होगा जब वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 4 करोड़ की पेनल्टी भरेंगी, और जब तक वह रकम मेरे डेस्क पर नहीं आती वह मेरी प्रॉपर्टी है, इस सचिवालय की कर्मचारी हैं। मदन के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। सर, 4 करोड़? उनके पास तो वो
वरदान ने दहाड़ते हुए उसकी बात काटी। उसे कहो अगर 2 दिन की लीव के बाद सुबह 9 बजे तक वे अपनी कुर्सी पर नहीं दिखी तो रिकवरी का नोटिस उसके घर पहुंचेगा। और हाँ, वरदान ने फर्श पर पड़े कागज के टुकड़ों को अपने जूतों से कुचला और मुड़ते हुए कहा, मदन, उसे यह भी याद दिला देना कि 4 करोड़ चुकाने के लिए उसे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। बेहतर होगा कि वे चुपचाप अपना काम करें। वरदान वापस अपने कैबिन में चले गए और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा सचिवालय हिल गया था। अंदर जाते ही वरदान ने अपने हाथ में बचे कागज के टुकड़े मेज पर गिरा दिए थे। फिर धीरे से आगे झुककर बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझसे भाग जाओगी? उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडा जुनून था। वर्तिका, जब तक मैं चाहूंगा तुम यहाँ रहोगी। तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। वह जानते थे कि उन्होंने जो कहा वह सरासर जुल्म है, लेकिन वह उस लड़की को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें विलन ही क्यों न बनना पड़े। वर्तिका इस वक्त एक चलते हुए ऑटो में बैठी थी, लेकिन उससे ना तो बाहर का शोर सुनाई दे रहा था और ना ही चिलचिलाती धूप का एहसास हो रहा था। उसका सिर बुखार और अपमान के बोझ से फटा जा रहा था। जैसे ही ऑटो ने एक गड्ढे पर झटका खाया, वरदान की वे कड़वी बातें उसके कानों में फिर से पिघले हुए शीशे की तरह गूंज उठी थीं। अपनी मासूमियत का जादू चलाती हैं ताकि एक अमीर लड़का फंसाकर उससे पैसे हट सको। अमीर लड़का, पैसे। वर्तिका ने अपनी सिसकियों के बीच खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, हमारी ही किस्मत खराब है। क्या जरूरत थी उस जंगली प्लेटों को काटने की? इससे अच्छा तो कोई भेड़िया हमें खा जाता। कम से कम वो ऐसे इल्जाम तो न लगाते। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछे, लेकिन वो थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे कल रात का वह पल याद आया जब उसने होश खोकर वरदान की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए थे। हमें भी अड़ियल घोड़े की गर्दन ही मिली थी कचौरी समझने के लिए। उसने गुस्से और चिढ़ में अपना माथा पीटा। कहाँ वो खड़ूस लाड़ गवर्नर और कहाँ कचौरी। और क्या कहा उन्होंने? अमीर लड़के से पैसे हटना। अरे मैं जॉब करती हूँ, मोमो कचौरी समोसे अपने पैसे से लेकर खा सकती हूँ, मोबाइल का रिचार्ज भी खुद करा सकती हूँ, और वह समझते हैं कि हमें उनकी दौलत चाहिए। हर वक्त अपनी सत्ता का घमंड। ऑटो वाले ने आईने में उस रोती हुई बड़बड़ाती लड़की को देखा तो घबरा गया। मैडम, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, वर्तिका ने एक लंबी हिचकी लेते हुए कहा। दुनिया में कुछ लोग इंसान की शक्ल में करेले होते हैं, कड़वे, सख्त और जहरीले। ऑटो वाला भी उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया था। पूरे रास्ते वर्तिका उससे लार्ड गवर्नर की शिकायतें करती जा रही थी। कुछ ही देर में वर्तिका घर पहुंच गई थी। घर का दरवाजा खोलते ही उसने उसे अंदर से लॉक किया और सोफे पर ढह गई थी। उसने टेबल पर लिखा नोट देखा जिसमें लिखा था कि उनके पापा अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने गए हैं। वर्तिका ने एक सुकून की सांस ली। पूरा घर खाली था और यही वह वक्त था जब उसे अपनी घुटन बाहर निकालनी थी। पर अजीब बात थी, जैसे ही वह घर के अंदर आई थी उसके आंसू सूख गए थे। सदमे और बुखार ने उसकी भावनाओं को जैसे सुन कर दिया था। नहीं, हमें और रोना है अभी, जब तक ये बोझ बाहर नहीं निकलेगा। अगर हमारे दिल में कोई बात रह गई तो हम तो मर जाएंगे, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसने कांपते हाथों से अपना बैग खंगाला। पेन, डायरी और कागजों के बीच से उसने ग्लिसरीन की एक छोटी शीशी निकाली। यह शीशी उसने कॉलेज के उस नाटक के बाद से संभाल कर रखी थी जिसमें उसे दुखियारी अबला का रोल मिला था। आज उसकी असल जिंदगी उस नाटक से कहीं ज्यादा बदतर थी। उसने उंगली पर 2 बूंद ग्लिसरीन ली और सूजी हुई आंखों के नीचे लगा ली थी। एक तीखी जलन हुई और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था। क्यों क्यों गए थे हम उस ऑफिस? वह तकिए में मुंह छिपाकर चीखने लगी थी। तभी उसके फोन पर मदन का भेजा हुआ वीडियो प्ले होने लगा था। जैसे ही वर्तिका ने वीडियो देखा, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। 4 करोड़! इतना पैसा तो हमने अपने सपनों में भी जीरो गिनते वक्त नहीं देखा। ये इंसान है या साक्षात यमराज के पिए? ग्लिसरीन की वजह से उसकी आंखें और भी लाल हो गई थीं, जो उसके अंदरूनी दर्द को और भी भयानक दिखा रही थीं। उसे वरदान का वह चेहरा याद आ रहा था जब उसने इस्तीफे के टुकड़े किए थे। मदन ने पूरे तमाशे का वीडियो उसे भेज दिया था। हमें प्रॉपर्टी कहा उन्होंने? हम कोई मेज कुर्सी हैं क्या? और वो कॉन्ट्रैक्ट, वो तो हमने बिना पढ़े साइन कर दिया था, क्योंकि हमें लगा था कि सचिवालय है, कोई माफिया का अड्डा नहीं। अचानक रोते हुए उसे उस पल की याद आई जब वरदान ने उसके तपते माथे को छुआ। उस स्वर में वह कड़वाहट तो थी, पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वर्तिका ने गुस्से में अपना हाथ सोफे पर मारा। नहीं, वो सिर्फ अपनी सत्ता बचा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी प्रॉपर्टी बीमार होकर मर न जाए और उनका काम न रुक जाए। खड़ूस, बदतमीज लार्ड गवर्नर। उसने फिर से ग्लिसरीन उठाई और एक बूंद और डाल ली थी। अब उसका रोना सिसकियों से बढ़कर हिचकियों में बदल गया था। वह अपनी किस्मत को कोस रही थी, उस जंगली ब्लौटे से मिलने वाले दिन को कोस रही थी, और सबसे ज्यादा उस 4 करोड़ की रकम को जिसने उसकी आज़ादी के पैरों में बेड़ियां डाल दी थीं। वर्तिका के घर में जहां एक तरफ आंसुओं का सैलाब और ग्लिसरीन का ड्रामा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर की आलीशान शांति वाटिका रिसोर्ट के एक प्राइवेट स्वीट में भविष्य की कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इंद्रप्रस्थ जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने चाय का घूंट भरते हुए सामने बैठे शख्स की ओर देखा। सूर्य प्रताप जी, आपके जैसे
प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम तो धन्य हो गए। सूर्य प्रताप जी ने भी अपनी गंभीर आवाज में जवाब दिया। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, आपकी बेटी वर्तिका भी बहुत प्यारी और सुसंस्कृत है। हमारे बेटे के लिए उससे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने एक गहरा सांस लिया। हमारी एक शर्त है, हम चाहते हैं कि यह शादी अगले 3 दिन के अंदर हो जाए। इंद्रप्रस्थ जी के हाथ से बिस्किट छूटते छूटते बचा था। जी 3 दिन? सूर्य प्रताप जी, इतनी जल्दी? तैयारी, मेहमान और समाज क्या कहेगा? सूर्य प्रताप जी ने अपनी पत्नी सुलोचना जी की ओर देखा, जिन्होंने बात संभाली। देखिए भाई साहब, हम पुराने ख्यालों के लोग हैं, शुभ मुहूर्त और स्वर्ण युग के नक्षत्रों में अटूट विश्वास रखते हैं। पंडित जी ने कहा है कि अगले 3 दिन ही सबसे उत्तम योग हैं। इसके बाद हमारे शेखावत खानदान में अगले 8 साल तक शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। प्रभा जी, वर्तिका की माँ थोड़ी असहज होकर बोली। उन्होंने धीरे से कहा, मुहूर्त तो ठीक है, पर वर्तिका इतनी जल्दी हाँ कहेगी या नहीं, उसे समझना मुश्किल है। सुलोचना जी ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा। देखिए, बेटी की राय जानना सबसे जरूरी है। आप वर्तिका से बात कीजिए, अगर उसे हमारा बेटा पसंद होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। पर हमारी एक और मजबूरी है, शादी बिल्कुल गुपचुप होगी, वह भी हमारी पुश्तैनी हवेली में। इंद्रप्रस्थ जी की हैरानी अब बढ़ती जा रही थी। पर क्यों? आप इतने बड़े लोग हैं, इतनी सादगी से? सूर्य प्रताप जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी। राजनीति और व्यापार की दुनिया में हमारे कई दुश्मन हैं, और फिर आप तो जानते हैं कि वरदान की शादी भी साथ ही होगी, तो जनता को काबू करना मुश्किल होगा। शायद हमारे दुश्मन भीड़-भाड़ और शोर शराबे का फायदा उठा सकते हैं। हम उनकी सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आप बस हमारी मजबूरी समझिए। काफी सोच विचार के बाद इंद्रप्रस्थ जी ने सिर हिला दिया था। ठीक है, हम वर्तू से बात करेंगे, तभी कोई जवाब दे पाएंगे। शाम ढल चुकी थी। वर्तिका अपने कमरे में सोफे पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें ग्लिसरीन और रोने की थकान से भारी थीं। तभी घर के मुख्य द्वार के खुलने की आवाज आई। मामा पापा की आवाज सुनते ही वर्तिका जैसे स्प्रिंग की तरह उछलकर बाहर आई। कहाँ गए थे आप लोग, वो भी मुझे बिना बताए? और ये आस्था कहाँ मर गई? घर पर कोई नहीं था। प्रभा जी तुरंत उसके पास आई और उसके माथे को छुआ। अरे, बुखार तो बिल्कुल उतर गया है। वर्तू, तू तो बिल्कुल ठीक लग रही है। वर्तिका ने मन ही मन सोचा, उतरना ही था। 4 करोड़ का झटका जो लगा है, बुखार की क्या हिम्मत जो टिक जाए। पर उसने मुस्कुराकर बात टाल दी थी। प्रभा जी ने उसे सोफे पर बिठाया और गंभीर होकर बोली, वर्तू, एक बात करनी है बेटा। वर्तिका ने अपनी माँ और पिता का चिंता भरा चेहरा देखा तो उसके कान खड़े हो गए थे। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो? इंद्रप्रस्थ जी ने गला साफ किया। बेटा, आज हम एक जगह पर गए थे, वहां आपके रिश्ते की बात हुई। वो लोग बहुत अच्छे हैं और उन्हें तुम अपने बेटे के लिए बहुत पसंद हो। वर्तिका ने बाल झटकते हुए एक लंबी सांस ली। ओह, तो ये बात है। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मैं इतनी सुंदर हूँ, टैलेंटेड हूँ, मैं क्या करूँ? किसी को भी पसंद आ जाती हूँ। तो क्या आपको भी लड़का पसंद है? इंद्रप्रस्थ जी ने हिचकिचाते हुए कहा। बेटा, लड़का तो हीरा है, पर वो लोग चाहते हैं कि शादी अगले 3 दिन के अंदर हो जाए। ये सुनते ही वर्तिका को जैसे जोर का फंदा लगा। उसने खांसते हुए पानी का गिलास उठाया। क्या 3 दिन? सुनिए पापा। वर्तिका की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कहीं आपने मेरे कोई पुराने लव लेटर वगैरह तो नहीं पकड़ लिए और अब खानदान की इज्जत बचाने के चक्कर में मुझे आनंद फानन में ठिकाने लगाना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर वो लव लेटर मिले भी हैं तो वो पक्का मम्मी के होंगे। मुझे किसी ने आज तक की पर्ची नहीं दी, मैं बेगुनाह हूँ। प्रभा जी ने अपना माथा पीट लिया था। उनकी बेटी इस उम्र में उन पर इल्जाम लगा रही थी। चुप कर नौटंकी, कोई लेटर वेटर नहीं मिला है। वो लोग बस मुहूर्त को लेकर थोड़े संजीदा हैं। वर्तिका ने राहत की सांस ली, फिर बुदबुदाई। 3 दिन में शादी? यहाँ 4 करोड़ का बिल फटने वाला है और आप लोग शहनाई बजाने की सोच रहे हैं। अगर दूल्हे को पता चला कि उसकी दुल्हन पर कचौरी काटने का केस चल रहा है तो वो मंडप से ही दौड़ लगा देगा। वर्तिका के दिमाग में विचारों का एक पूरा शेयर मार्केट खुलने लगा था, जहाँ एक तरफ 4 करोड़ की पेनल्टी का घाटा था, वहीं दूसरी तरफ शादी का ये मर्जर उसे एक फायदे का सौदा लगने लगा था। वर्तिका ने अपनी आंखों के कोनों से ग्लिसरीन पहुंची और एक गहरी सोच में डूब गई थी। देखा जाए तो शादी करना इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। कम से कम उस जंगली ब्रोटे और उस लार्ड गवर्नर की जहरीली नजरों से और उस नरक जैसे सचिवालय से तो जान छूटेगी। उसने मनी मनी हिसाब लगाना शुरू किया। पापा के दोस्त सूर्य प्रताप जी का बेटा है, नाम में ही अमीरी झलक रही है, मतलब घर में पैसों की बोरियां भरी होंगी। शादी के बाद जो हस्बैंड का होगा वो मेरा भी तो होगा। उसकी आधी प्रॉपर्टी बेचकर उस खड़ूस वरदान सिंह शेखावत के मुंह पर 4 करोड़ मारूंगी। मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और उन बदतमीज की शक्ल भी दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। बस एक बार ये 4 करोड़ का कर्जा उतर जाए, फिर मैं आजाद। वर्तिका के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आ गई थी, जिसे देखकर उसके पापा डर गए थे। पर तू ठीक तो है ना? ऐसे अकेले में क्यों मुस्कुरा रही है? इंद्रप्रस्थ जी ने धीरे से पूछा। वर्तिका ने तुरंत अपनी मुस्कान को एक आदर्श बेटी वाली सादगी में बदला और पलकें झुकाकर बोली,
पापा, आप लोग जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। आखिर आप मेरा बुरा तो नहीं चाहेंगे ना? अगर पंडित जी कह रहे हैं कि 8 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो हम रिस्क क्यों लें? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। प्रभा जी की आंखें भर आई थीं। मेरी बच्ची कितनी समझदार हो गई है। वर्तिका ने मन में सोचा, समझदार नहीं मम्मी, प्रॉपर्टी डीलर हो गई हूँ। 4 करोड़ का सवाल है भाई। फिर वह चहकते हुए बोली, तो लड़के का नाम क्या है? और क्या उसकी कोई फोटो वोटो है? कम से कम ये तो देख लूं कि वो करेले जैसा तो नहीं दिखता। वर्तिका ने शर्माने का नाटक करते हुए पूछा। इंद्रप्रस्थ जी ने उत्साहित होकर अपना फोन निकाला। अरे हाँ, सूर्य प्रताप जी ने अभी अभी फोटो भेजी है। बेटा बहुत हैंडसम है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी तरफ से हाँ हो गई, कल ही रोका हो जाएगा। तुम भी लड़के से तभी मिल लेना। वर्तिका ने उत्सुकता में फोन झपट लिया था। जैसे ही उसने स्क्रीन पर अपनी नजरें जमाई, उसके हाथ कांपने लगे थे। फोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि वरदान अपनी वह जानी पहचानी कातिलाना और ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा था। वर्तिका का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वर्तिका ने आंखें मलते हुए कहा, अब तो फोटो में भी वही नजर आ रहे हैं, पर ग्लिसरीन की अधिकता और बुखार की हल्की तपिश ने उसकी नजरों को धुंधला सा कर दिया था। जिससे फोटो का चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन स्क्रीन पर एक शानदार व्यक्तित्व उभर कर आ रहा था। ग्लिसरीन की परतों के पार से वर्तिका को बस इतना दिखा कि लड़के ने हाथ में एक महंगी ब्रांडेड घड़ी पहनी हुई है, जो उसकी मस्कुलर कलाई पर बखूबी जच रही थी। कंधे चौड़े थे और कोट की फिटिंग ऐसी थी जैसे वे किसी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के कवर से सीधे निकल कर आया हो। अभिज्ञान का चेहरा उसकी आंखों में धुंधला होने के कारण उसकी वह कातिलाना और ठंडी मुस्कान वर्तिका को किसी ग्रीक गॉड जैसी लग रही थी। उसके मन में चल रहा 4 करोड़ का प्रॉपर्टी डीलर वाला हिसाब किताब एक पल के लिए पीछे छूट गया था। उसकी जगह एक अनाम सी धड़कनों ने ले ली थी। वर्तिका का चेहरा अब धीरे धीरे गुलाबी होने लगा था। उसने अपनी धुंधली आंखों से थोड़ा और सिकोड़ कर देखा। उसे बस एक बेहतरीन जॉलाइन और सुगठित देह का आभास हुआ। उफ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अपनी डायरी में छुप छुप कर ड्रॉ करते थे। कहीं ये फोटोशॉप का कमाल तो नहीं? उसने मन ही मन बुदबुदाया। इतना हैंडसम? वर्तिका ने फोटो को थोड़ा पास लाकर देखा। इतना भी बुरा नहीं है। अगर असली में भी ऐसा हुआ तो शादी झेल ही लेंगे हम। इंद्रप्रस्थ जी उसे गौर से देख रहे थे। क्या हुआ वर्तू, लड़का पसंद नहीं आया क्या? अगर तू मना कर देगी तो हम अभी बात खत्म कर देंगे। वर्तिका ने अपनी आंखों के कोनों से बहती हुई ग्लिसरीन का आखिरी बूंद को दुपट्टे से पहुंचा और एक गहरी सांस लेकर अपनी पलकें झुका ली। उसके चेहरे पर फैली वह स्वाभाविक सी शर्म देखकर प्रभा जी निहाल हो गई थी, क्योंकि शर्म और उनकी बेटी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वर्तिका ने धीरे से अपनी उंगलियों से फोन की स्क्रीन को छुआ और शर्माते हुए फुसफुसाकर कहा, जी हमें लड़का पसंद है। सच? इंद्रप्रस्थ जी खुशी से झूम उठे थे। अरे प्रभा, सुना तुमने? वर्तू ने हाँ कह दी। प्रभा जी ने तुरंत वर्तिका को गले लगा लिया था। मुझे पता था मेरी बेटी की पसंद कभी खराब हो ही नहीं सकती। इंद्रप्रस्थ जी ने बिना एक पल की देरी किए सूर्य प्रताप जी का नंबर मिलाया। हेलो सूर्य प्रताप जी, बधाई हो भाई साहब। वर्तिका ने अभिज्ञान से शादी के लिए हाँ कह दी है। अब आप बस पुश्तैनी हवेली में शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। हम 3 दिन बाद अपनी बेटी के साथ वहां पहुंच रहे हैं। मम्मी पापा के कमरे से बाहर जाते ही वर्तिका ने सोफे पर एक विक्ट्री वाला पोज बनाया। भले ही उसने चेहरा साफ नहीं देखा था, पर उसकी मस्कुलर बॉडी और अमीरी के अंदाज ने वर्तिका को आश्वस्त कर दिया था। अब मजा आएगा। वर्तिका ने अपने फोन को चूमते हुए कहा, ये मिस्टर हैंडसम, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर तुम्हारी प्रॉपर्टी ही अब मुझे उस जंगली ब्लोटे वरदान के चुंगल से छुड़ाएगी। बस 3 दिन, फिर मैं उस सचिवालय की दहलीज पर 4 करोड़ फेंक कर आऊंगी और वरदान शेखावत का वो अकड़ू चेहरा देखने लायक होगा। रात का सन्नाटा सचिवालय के उस शोर से कहीं ज्यादा गहरा था जिसे वरदान अपने साथ लेकर लौटे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी कड़वाहट और आंखों में मदन के हाथ में देखा वो इस्तीफा नाच रहा था। घर में घुसते ही उन्होंने अपनी टाई ढीली की और सीधे पूल एरिया की तरफ बढ़ गए थे। उन्हें इस वक्त ठंडे पानी के खामोशी की जरूरत थी ताकि उनके अंदर लगी आग थोड़ी शांत हो सके। वरदान ने जैसे ही पूल के पास कदम रखा, उन्होंने देखा कि किनारे की कुर्सी पर सूर्य प्रताप जी पहले से ही बैठे हैं। अंधेरे में उनके चश्मे की चमक और चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि वह काफी समय से वरदान का इंतजार कर रहे थे। वरदान ने उन्हें एक तिरछी नजर से देखा और बिना रुके पुल के किनारे जाकर खड़े हो गए थे। आज आप यहाँ? वरदान की आवाज में एक व्यंग्य था। आज क्या बात है, माँ का इस्तेमाल नहीं किया मुझे संदेश भेजने के लिए? खुद जहमत उठानी पड़ी। सूर्य प्रताप जी ने एक गहरी सांस ली। वह वरदान के इस लहजे के आदी थे, फिर भी आज उनके स्वर में एक अजीब सा ठहराव था। कुछ बातें आमने सामने ही ठीक रहती हैं वरदान, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। वरदान के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई। उन्होंने ठंडे अंदाज में अपनी कलाई घड़ी उतारकर पास की मेज पर रखी। जानता हूँ, भाविका के डैड पिछले 1 हफ्ते से
मेरे ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल फंडिंग का रास्ता जो साफ करना है। सूर्य प्रताप जी ने अपनी नजरें पूल के हिलते पानी पर जमाई और गंभीर आवाज में बोले, कब सबको नफरत की नजर से देखना बंद करोगे वरदान? हर इंसान बुरा, धोखेबाज और लालची नहीं होता। तुम अपने अतीत के जख्मों की सजा पूरी दुनिया को नहीं दे सकते। वरदान की पीठ उनकी तरफ थी, उनके जबड़े बेच गए थे, पर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस ठंडे लहजे में पूछा, कब करनी है शादी? सूर्य प्रताप जी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, 3 दिन बाद। हमारी बात भाविका और वर्तिका के पिता से हो गई है। तुम दोनों भाइयों की शादी कुलदेवी के सामने पुश्तैनी हवेली में होगी। समाज और मीडिया रिसेप्शन में शामिल होंगे, लेकिन हवेली में सिर्फ परिवार होगा। प्रधान के कानों में 3 दिन शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतरे थे। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उन्होंने कहा, इतनी जल्दी शादी करने की वजह जान सकता हूँ? कल तक तो आप सिर्फ सगाई करना चाहते थे, तो अब ये तमाशा क्यों? तभी सूर्य प्रताप जी ने गहरी सांस ली और बोले, पुरोहित जी ने आपकी कुंडली देखी थी। अगर 3 दिन के अंदर शादी नहीं हुई तो 8 साल तक कोई योग नहीं, और आप जानते हैं आपकी माँ के पास इतना समय नहीं है। हम चाहते हैं कि आप उनकी खुशी के खातिर शादी कर लें। वो आपका परिवार देखना चाहती हैं। अपनी माँ के बारे में सोचकर वरदान की आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिना पीछे मुड़े सीधे पूल में छलांग लगा दी थी। पानी की ठंडक भी उसके अंदर की आग को बुझा नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वह बाहर निकला और सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया था। कमरे में घुसते ही वरदान का दबा हुआ लावा फूट पड़ा था। उसने मेज पर रखा कीमती क्रिस्टल लैम्प दीवार पर दे मारा। शादी, एक और समझौता। उसने चिल्लाते हुए अलमारी के शीशे पर मुक्का मारा। पूरा कमरा तहस नहस हो गया था। फाइलें फर्श पर बिखरी थी, कुर्सियां पलटी हुई थी, पर इस शोर के बीच भी एक खामोशी थी जो उसे डस रही थी। वह बिस्तर पर ढह गया था। बंद आंखों के पीछे से उसे भाविका का चेहरा नहीं, बल्कि सचिवालय के गलियारे में रोती हुई जंगली बिलौटी यानी वर्तिका याद आ रही थी। उसके कानों में मदन की आवाजें गूंज रही थीं। मैम को बहुत तेज बुखार था सर। उसे अपनी हथेली पर वह तपता हुआ स्पर्श महसूस हो रहा था। पूरी रात वरदान करवटें बदलता रहा। वह वर्तिका से नफरत करना चाहता था, उसे 4 करोड़ के बोझ तले कुचलना चाहता था, पर ना जाने क्यों उसके आंसुओं की वह याद उसे सुकून से सोने नहीं दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे उस लड़की ने उसकी आत्मा के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों घरों में खुशियों और साजिशों का आगाज हो रहा था। शांति वाटिका के आलीशान ड्राइंग रूम में भाविका के माता पिता और कुछ चुनिंदा मेहमान जमा थे। वरदान सफेद कुर्ते में पत्थर की मूरत बना बैठा था। भाविका के पिता ने आगे बढ़कर वरदान के माथे पर तिलक किया और उसके हाथ में शगुन का नारियल थमाया। आज से आप हमारे हुए वरदान जी। राजनीति और परिवार का ये मेल इतिहास रचेगा। वरदान ने फीकी मुस्कान दी, पर उसका दिमाग अब भी सचिवालय के उस खाली कुर्सी पर अटका हुआ था जहाँ कल तक वर्तिका बैठती थी। वहीं अभिज्ञान ने बहुत आदर से अपने तिलक की रस्म अदा की थी, जहाँ इंद्रप्रस्थ जी ने उन्हें पूरे सम्मान से तिलक किया था। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका के घर में उत्सव का माहौल था। वर्तिका ने एक सुंदर सी पीली साड़ी पहनी थी। आंखों के नीचे अभी भी हल्का सा सूनापन था, पर 4 करोड़ के बिल से बचने की खुशी ने उसके चेहरे पर एक नकली चमक तो ला ही दी थी। सूर्य प्रताप जी के छोटे बेटे अभिज्ञान की तरफ से भेजा गया शगुन लेकर निर्मला जी और कुछ औरतें आई थीं। शेखावत खानदान मीडिया में बहुत ही कमाता था, तो वर्तिका सबको नहीं जानती थी। वर्तिका के पिता इंद्रप्रस्थ जी ने भावुक होकर वर्तिका का हाथ थाम लिया था और भाविका को चुन्नी पहनाने खुद सुलोचना जी गई थी। वहीं सचिवालय का माहौल आज किसी शमशान जैसा शांत था, पर मुख्यमंत्री के केबिन के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। वरदान सिंह शेखावत अपनी कुर्सी पर बैठे थे, पर उनकी नजरें सामने रखी फाइलों पर नहीं, बल्कि उस खाली डेस्क पर थीं, जहां अब तक वर्तिका की चटर पटर और उसकी मौजूदगी रहती थी। पूरा दिन वरदान के लिए एक अघोषित सजा जैसा बीत रहा था। हर बार जब केबिन का दरवाजा खुलता, उनकी आंखें अनजाने में उस जंगली बिलौटी को ढूंढती, पर हर बार मदन या कोई और स्टाफ सामने खड़ा होता। स्टाफ की डरी हुई नजरें उन्हें बार बार याद दिला रही थीं कि उन्होंने कल क्या किया था। फर्श पर अभी भी उसके फटे हुए इस्तीफे के कुछ बारीक टुकड़े कोने में दबे हुए थे, जो वरदान के सीने में किसी फांस की तरह चुभ रहे थे। उन्होंने चिड़चिड़ाकर अपनी कलम पटक दी थी। तुम दरिंदे ही रहोगे वरदान, तुम किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। उनके अंदर की आवाज ने उन्हें धिक्कारा। उन्होंने झटके से अपनी आंखें बंद की और अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। हाँ, नहीं करते हम किसी से प्यार, और ना ही कभी करेंगे। प्यार कमजोरों का काम है और हमें सिर्फ जीतना आता है। उन्होंने खुद को यकीन दिलाना चाहा, पर उनके मन के किसी कोने में वर्तिका की सिसकियां गूंजकर दावे को झुटला रही थीं। सचिवालय के उस आलीशान कैबिन में वरदान सिंह शेखावत अपनी कुर्सी के पीछे सिर टिकाए छत को घूर रहे थे। खिड़की के बाहर ढलते सूरज की नारंगी रोशनी कैबिन में फैल रही थी।
पर वरदान के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। अचानक उन्हें अपनी ही आवाज का वह जहरीला लहजा याद आया जो उन्होंने कल वर्तिका पर बरसाया था। अपनी मासूमियत का जादू चलाती हैं ताकि एक अमीर लड़का फंसाकर उससे पैसे हट सकूं। वरदान ने अपनी आंखें जोर से मींच ली थीं। कितना घटिया इल्जाम लगाया था मैंने उस पर, उन्होंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उनके दिमाग में वर्तिका का वह चेहरा घूम गया जब वह रो रही थी और उसका बुखार से तपता बदन कांप रहा था। पर इसमें मेरी क्या गलती है? वरदान के अहंकार ने फिर से सर उठाया। मेरे पास देने के लिए ना कोई जज्बात है, ना कोई असली नाम। जो शख्स खुद एक मुखौटा पहनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, वह किसी को क्या देगा? वह लड़की, वह मुझसे क्या छीनेगी? मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और मेज पर बिखरे इस्तीफे के टुकड़ों को अपनी उंगलियों से सहलाया। उसका मुझसे दूर रहना ही उसके लिए बेहतर है। वह बहुत बहुत इनोसेंट है। कितनी बातें करती है बेवकूफ़ी भरी, पर सच्ची। मेरी दुनिया का अंधेरा उसकी चमक को निकल जाएगा। तभी उन्हें अभिज्ञान का ख्याल आया। वरदान के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को किसी और के हाथ में सौंपते देख रहा हो और उसे ये हक भी ना हो कि वह अपना दर्द बता सके। पर अगले ही पल उनके अंदर का दानव बोल उठा था, पर वो सिर्फ हमारी ही पत्नी बनेगी। वहीं इधर रोके के बाद वर्तिका अपने कमरे में बदहवास घूम रही थी। उसने झटके से आस्था का हाथ पकड़ा। आस्था, जल्दी देख, क्या हमें चक्कर आ रहे हैं? वह विज्ञान सर यहाँ क्या कर रहे हैं? आस्था ने खिड़की के पर्दे से झांक कर देखा। वर्तू, वही तो है। तेरे रोके की रस्म इन्हीं के साथ हुई है। शायद चुन्नी में तूने ठीक से देखा नहीं होगा। और अंकल आंटी तो उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे दामाद जी स्वर्ग से सीधे लैंड हुए हों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी बाहर से इंद्रप्रस्थ जी की आवाज आई, बेटा वर्तू, जल्दी आओ, अभिज्ञान जी इंतजार कर रहे हैं। वर्तिका ने एक लंबी सांस ली और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और रोते हुए बाहर आई, जिसे देखकर इंद्रप्रस्थ जी परेशान हो गए थे। वर्तिका के चेहरे पर बहते आंसू और उसकी बदहवास हालत देखकर इंद्रप्रस्थ जी का बीपी बढ़ने लगा था। मेहमानों की नजर से बचते हुए उन्होंने तुरंत वर्तिका का हाथ थामा और उसे ड्राइंग रूम के कोने में पर्दों के पीछे ले गए थे। बेटा, क्या हुआ? ऐसी हालत क्यों बना रखी है? बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, इंद्रप्रस्थ जी ने घबराते हुए पूछा। वर्तिका ने अपनी साड़ी के पल्लू से नाक पहुंची और रुआसी आवाज में बोली, पापा, हम ये शादी नहीं कर सकते। आप अभी इसी वक्त सबको मना कर दीजिए। इंद्रप्रस्थ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने वर्तिका के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बुझा सा चेहरा बनाकर बोले, ये क्या कह रही हो बेटा? तुमने खुद ही तो फोटो देखकर हाँ की थी, तब तो तुम बहुत खुश थी, फिर अब अचानक ये इनकार क्यों? वर्तिका ने तड़प कर कहा, पापा, तब हमें नहीं पता था कि यह मिल्क पाउडर, मेरा मतलब है अभिज्ञान जी, उस लॉर्ड गवर्नर यानी सीएम सर के छोटे भाई हैं। अगर हमें जरा भी अंदाजा होता कि इस रिश्ते के तार उस जंगली बिलौटे से जुड़े हैं तो हम अपनी जुबान कभी नहीं खोलते। इंद्रप्रस्थ जी ने एक लंबी और भारी सांस ली। उनके चेहरे पर पुरानी यादों और सिद्धांतों की लकीरें उभर आई थीं। उन्होंने वर्तिका के सिर पर हाथ रखा और गंभीर लहजे में कहा, वर्तू, ये फैसला लेने से पहले तुम्हें सब कुछ ठीक से सोचना चाहिए था। बेटा, हम राजपूत हैं और एक राजपूत अपनी जुबान देकर उससे कभी नहीं फिरता। अगर आज हम पीछे हटे तो ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की आन बान शान पर सवाल बन जाएगा। वर्तिका ने कुछ कहना चाहा, पर इंद्रप्रस्थ जी ने उसे बीच में ही टोक दिया था। अभिज्ञान जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने उनके स्वभाव को परखा है। और बेटा, अपने पापा की पसंद पर भरोसा रखो। वो उन कठोर मुख्यमंत्री के भाई जरूर हैं, पर खुद बिल्कुल सोने जैसे खरे हैं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? वर्तिका खामोश हो गई थी। उसके दिमाग में एक तरफ वरदान का खौफनाक और कड़वा चेहरा था और दूसरी तरफ उसके पिता की साख और सम्मान। वह समझ गई थी कि अब यहाँ से पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, पापा तो अपनी जुबान के पक्के निकले, पर उन्हें क्या पता कि हम शेर की मान में कदम रखने जा रहे हैं। वर्तिका ने खुद को समझाया और बाहर आई। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी नजरें सोफे पर बैठे सीधे साधे अभिज्ञान पर टिकी। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी, हे भगवान, कचौरी काटने की सजा इतनी भयानक मिलेगी सोचा नहीं था। एक भाई जंगली बिलौटा है तो दूसरा मिल्क पाउडर। इंद्रप्रस्थ ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, वर्तिका ने हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया था। पापा, हमें पहले इनसे अकेले में बात करनी है, बहुत जरूरी। इंद्रप्रस्थ थोड़ा असहज हुए। बेटा, ये क्या कह रही हो? सब मेहमान बाहर बैठे हैं। लेकिन अभिज्ञान ने बहुत ही सौम्यता से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं बात कर लेता हूँ। वर्तिका उन्हें लगभग खींचते हुए अपने कमरे में ले गई थी और धप से दरवाजा बंद कर दिया था। कमरे के अंदर आते ही
वह मन ही मन बुदबुदाई, लो कर लो बात। जिस लॉर्ड गवर्नर से बचने के लिए शादी के लिए यहाँ की थी, उनके ही भाई हमारे मंगेतर निकले। ये तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली बात हो गई ना। अभिज्ञान ने गहरी सांस ली और बहुत आराम से वर्तिका के बेड पर बैठ गया था। जी बताइए, क्या हम आपको पसंद नहीं हैं? उसने बहुत मासूमियत से पूछा। वर्तिका ने थोड़ा सा मुंह फुलाया, अपनी बाहें सिकोड़ी और बोली, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बुरे हैं, पर हम अभिज्ञान ने उसके मासूम चेहरे को देखा और बोला, आपको इस शादी से ऐतराज है तो आप मना कर सकती हैं। अभिज्ञान की ये लिबरल और शरीफा वाली बात सुनकर वर्तिका ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे ऐसे देखा जैसे वे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे मना कर दें? वर्तिका हाथ न जाते हुए बोली, अभी बाहर जाकर बोल दिया ना कि शादी कैंसिल, तो हमारे पापा अपनी राजपूती आन बान के चक्कर में वही सोफे पर समाधि ले लेंगे। और रही बात आपकी, तो आप तो देखने में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे विज्ञापनों में वो दूध की शक्ति वाले बच्चे होते हैं ना, एकदम सीधे और मिल्क पाउडर जैसे। अभिज्ञान अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मिल्क पाउडर? मेरा नाम अभिज्ञान है वैसे। वर्तिका ने हवा में हाथ लहराया, वो सब छोड़िए, नाम में क्या रखा है? असली खेल तो काम का है। देखिए, हमें आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, पर आपके बड़े भाई, वो जो लॉर्ड गवर्नर ऊपर सचिवालय में बैठते हैं ना, वो इंसान नहीं, साक्षात ब्लैक कॉफी का कड़वा घूंट है। अगर हम उस घर की बहू बनकर आए तो क्या हमें रोज उनका वो हिटलर वाला चेहरा देखना पड़ेगा? अभिज्ञान ने बड़े ही रिलैक्स अंदाज में बेड पर थोड़ा और झुककर बैठते हुए कहा, भाई थोड़ा सख्त हैं, पर आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम घर के अलग हिस्से में रहेंगे, और अगर वो चिल्लाएंगे भी तो मैं आपको हेडफोन दिला दूंगा। वर्तिका ने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया। सुनिए, हमारी शर्तें सुन लीजिए, वरना बाद में आप कहेंगे कि वर्तिका ने आपको फंसा लिया। पहली और सबसे बड़ी शर्त, हमें 4 करोड़ की पेनल्टी भरनी है आपके बड़े भाई को। हम ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो 4 करोड़ का इंतजाम हो सके, पर इसे दहेज मत समझना। हम नौकरी करके पाई पाई लौटा देंगे, बस ब्याज थोड़ा डिस्काउंट वाला लगाना। हम ठहरे मिडिल क्लास लोग। अभिज्ञान ने अपना सिर पीटा। वर्तिका जी, 4 करोड़ की पेनल्टी के लिए कोई शादी करता है भला? आप तो गजब ही लॉजिक लगा रही हैं। लॉजिक नहीं है, मजबूरी है। वर्तिका ने मेज पर रखा पानी का गिलास एक सांस में गटका और बोली, दूसरी शर्त, हनीमून पर मालदीव जाएंगे, पर खर्चा आधा आधा, हम किसी का एहसान नहीं लेते। और तीसरी शर्त, जिस दिन आपके भाई यानी वो जंगली प्लौटे हमारे सामने आए, हम वहीं बेहोश होने का नाटक कर देंगे और आपको हमें उठाकर कमरे में ले जाना होगा। मंजूर है? अभिज्ञान अब अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी होने वाली पत्नी जितनी बुलबुल है, उतनी ही सतरंगी भी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मंजूर है। 4 करोड़ का लोन, मालदीव में डच पेमेंट और भाई के सामने आपकी बेहोशी की एक्टिंग। डील डन। ये सुनते ही वर्तिका उछल पड़ी थी। सच्ची? तो फिर ठीक है। फिर अचानक उसे अपनी बेरुखी का एहसास हुआ, तो वह थोड़ी धीमी आवाज में बोली, देखिए, बुरापन मानिएगा, अगर हमें पहले पता होता कि हमारा रिश्ता आपसे तय हुआ है तो हम पक्का मना कर देते, क्योंकि आप भी उन्हीं जंगली बिलौटे के भाई हैं। पर अब क्या करें, रोका हो गया और पापा ने सबको बता दिया है। खानदान की इज्जत का सवाल है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ठीक है? अभिज्ञान ने उसे देखा। उसकी सादगी और उसकी अजीबोगरीब बातों पर उसे प्यार आने लगा था। उसने बस इतना कहा, ठीक है वर्तिका, जैसा आप कहें। वर्तिका के लिए वह मिल्क पाउडर यानी अभिज्ञान अब एक मसीहा जैसा लग रहा था। जैसे ही उनकी डील पक्की हुई, वर्तिका ने चहकते हुए आस्था को आवाज लगाई। आस्था भी खुशी से उनके गले लग गई थी। अगली शाम वर्तिका और अभिज्ञान शहर के सबसे महंगे मॉल में थे। वर्तिका का उत्साह 7वें आसमान पर था। वह हर दुकान में घुसती और सबसे कीमती लहंगा उठाकर अभिज्ञान से पूछती, अभिज्ञान जी, ये वाला कैसा है? देखिए, 4 करोड़ के सामने ये 20,000 का लहंगा तो कुछ भी नहीं है ना। वैसे भी हम लोन चुकाने में ये भी जोड़ लेंगे। अभिज्ञान बस मुस्कुराते हुए क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहा था। वर्तिका ने मन ही मन सोचा, चलो, जंगली बिलौटे के भाई हैं तो क्या हुआ, दिल का तो दरिया है। बस 3 दिन बाद 4 करोड़ का चेक उस लॉर्ड गवर्नर के मुंह पर मारूंगी और फिर आजादी। वह खुशी खुशी मिसेज अभिज्ञान बनने के सपने बुन रही थी, जहां ना कोई खड़ूस बॉस होगा और ना कोई कड़वी बातें। उधर सचिवालय में वरदान का फोन बजा। मदन घबराते हुए कैबिन के अंदर आया। सर, वो अभिज्ञान बाबा का मैसेज आया है। वरदान ने बिना सर उठाए पूछा, क्या हुआ? क्या वे शॉपिंग पर गए हैं? जी सर, और उनके साथ वो मिस वर्तिका भी। मदन ने डरते डरते कहा। यह सुनते ही वरदान के हाथ से पेन नीचे गिर गया था।
उसके सीने में जैसे किसी ने दहकता हुआ अंगारा रख दिया हो। क्या? वरदान की दहाड़ से केबिन की दीवारें तक हिल गई थी। उनके दिमाग में एक ही दृश्य नाचने लगा था। वर्तिका, वही इनोसेंट और बातूनी लड़की, उनके छोटे भाई के साथ मुस्कुरा रही है, उसकी बाहों में बाहें डालकर मॉल में घूम रही है। बर्दाश्त के बाहर ही है मेरी। प्रधान अपनी कुर्सी से झटके से उठे और मेज पर रखी फाइलों को हवा में उछाल दिया था। उन्हें वर्तिका का किसी और के करीब होना, किसी और के लिए मुस्कुराना, और वो भी उनके अपने भाई के लिए, ये ख्याल उन्हें पागल कर रहा था। उनके अंदर का वह दानव जो कह रहा था कि वह सिर्फ हमारी पत्नी बनेगी, अब पूरी तरह जाग चुका था। उन्होंने झटके से अपना कोट उठाया और मदन की तरफ मुड़े। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। गाड़ी निकालो मदन, अभी। पर सर, आपकी भाविका मैम के साथ जल्दी शॉपिंग। जहन्नुम में जाए भाविका, वरदान ने दहाड़ते हुए कहा। मदन घबराकर पीछे हट गए थे। उन्होंने एक नजर अपनी रिस्ट वॉच पर डाली। शाम के 5 बज चुके थे। सचिवालय की ऊंची इमारत के बाहर ढलते सूरज की नारंगी रोशनी फैल रही थी। गलियारों में अफसरों की आवाजाही कम हो चुकी थी। वह सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। सचिवालय की पार्किंग में वरदान की काली रेंज रोवर स्टार्ट खड़ी थी। मदन ने डर के मारे स्टीयरिंग कस के पकड़ रखी थी, क्योंकि आज साहब का पारा साथ में आसमान पर नहीं बल्कि उससे भी ऊपर था। वरदान के दिमाग में सिर्फ वर्तिका का वह चेहरा घूम रहा था जो अब तक उन्हें जंगली ब्लौटा कहकर चिढ़ा रहा था और अब उनके ही भाई के साथ शॉपिंग कर रहा था। तेज चलाओ मदन, मुझे अगले 10 मिनट में सिटी मॉल पहुंचना है। वरदान की आवाज में वह अधिकार था जो किसी मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि एक घायल शेर का था। उधर मॉल में वर्तिका एक भारी लाल लहंगे को अपने ऊपर लगाकर आईने में खुद को निहार रही थी। अभिज्ञान मुस्कुराते हुए पीछे खड़ा था। अभिज्ञान जी, ये रंग हम पर खिलेगा ना? वैसे तो हमें सादगी पसंद है, पर अब हमारी शादी होने वाली है तो हम थोड़े लालची तो हो सकते हैं ना? वैसे भी उन जंगली ब्लौटों को लगता है कि हम लालची हैं। वर्तिका की आंखों में नफरत उतर आई थी। अभिज्ञान ने उनकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, वर्तिका, आप भाई से इतनी नफरत क्यों करती हैं? वो दिल के बुरे नहीं हैं। वर्तिका ने तुनक कर जवाब दिया, अरे रहने दीजिए, वो पूरे के पूरे कड़वे करेले हैं और आप कह रहे हैं कि दिल के बुरे नहीं हैं। मुझे तो लगता है अगर उन्हें कभी चोट भी आई ना तो उनकी बॉडी से खून नहीं, करेले का जूस और ब्लैक कॉफी ही निकलेगी। शुक्र है आप उनके जैसे नहीं हैं, वरना हम तो कुंवारे ही मर जाते। तभी मॉल के एंट्रेंस पर भारी हलचल हुई। काले सूट में सुरक्षा कर्मियों का घेरा और उनके बीच में लंबे डग भरते हुए वरदान सिंह शेखावत अंदर आ रहे थे। उनका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। लोग रुक रुक कर देख रहे थे कि शहर के सबसे रसूखदार इंसान यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। वरदान की नजरें सीधे बुटीक पर जाकर टिकी जहां वर्तिका और अभिज्ञान खड़े थे। जैसे ही उनकी आंखों ने वर्तिका को उस लहंगे को अपने ऊपर लगाकर मुस्कुराते हुए देखा, उनके सीने की जलन एक ठंडी ठिठुरन में बदल गई थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन दुख इस बात का था कि वह तैयारी उनके लिए नहीं थी। वरदान ने झटके से अपनी जेब से काला चश्मा निकाला और आंखों पर चढ़ा लिया था ताकि उनकी आंखों में उबलता हुआ वह कब्जे का जुनून और जलन दुनिया को न दिखाई दे। जैसे ही वरदान ने कदम वर्तिका की ओर बढ़ाए, पीछे से भागती हुई भाविका आई और उसने वरदान का हाथ अपनी बाहों में जकड़ लिया था। ओह गॉड वरदान, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। तुम सच में मुझे यहाँ सरप्राइज शॉपिंग करने लाए हो? सच कहूँ, मदन ने जब कॉल किया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम भी मुझे शॉपिंग पर ला सकते हो। भाविका की आवाज में एक बनावटी चहक थी। वरदान की नजरें चश्मे के पीछे से वर्तिका पर जमी थी जो अभिज्ञान के पास खड़ी थी। वरदान के चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान आई। उन्होंने भाविका की तरफ देखा और थोड़ा झुककर जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा ताकि वर्तिका सुन सके, क्यों नहीं भाविका, आप हमारी होने वाली पत्नी हैं। आपको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर शेखावत खानदान की बहू के लिए शहर की सबसे महंगी चीज ही तो शोभा देती है। पत्नी शब्द सुनते ही वर्तिका के हाथ से वह लाल लहंगा फिसल गया था। उसका दिल अचानक खट्टा हो गया था, जैसे किसी ने ताजे दूध में नींबू निचोड़ दिया हो। उसे वरदान का लॉर्ड गवर्नर वाला अंदाज और भाविका के साथ उनकी नजदीकी देखकर अपनी आत्मा में एक अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी। वर्तिका ने झटके से अपनी नजरें फेरी और पास खड़े अभिज्ञान का हाथ मजबूती से थाम लिया था। उसकी उंगलियां अभिज्ञान की बाहों में धंस रही थीं। अभिज्ञान जी,
वर्तिका की आवाज में एक अजीब सी घबराहट और चिड़चिड़ापन था। हमें यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। अभिज्ञान ने वर्तिका की आंखों में देखा, जहाँ गुस्सा और नमी दोनों घुले हुए थे। क्या हुआ वर्तिका? अभी तो आप लहंगा देख रही थी। वर्तिका ने वरदान की तरफ एक तिरछी और नफरत भरी नजर डाली और फुसफुसाते हुए बोली, आपने तो कहा था कि शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, चलिए यहाँ से, वरना हम यहीं किसी का खून कर देंगे। वर्तिका पत्नी तो अभिज्ञान की बनने वाली थी, लेकिन उसे वरदान को किसी और के साथ देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वरदान ने देखा कि वर्तिका ने अभिज्ञान का हाथ थाम रखा है। उनके जबड़े भिज गए थे। वर्तिका अभिज्ञान को लगभग खींचते हुए वरदान के बगल से निकल रही थी कि अचानक उसकी बाजू किसी मजबूत पकड़ में जकड़ गई थी। इतनी अचानक कि वर्तिका के कदम वहीं जम गए थे। अभिज्ञान भी रुक गया था। वर्तिका ने पलटकर देखा, काले चश्मे के पीछे छिपी हुई वो ठंडी नजरें, वरदान। उनकी उंगलियां उसके बाजू को इस तरह से जकड़ी हुई थी जैसे कोई शिकार को भागने से रोकता है। मॉल की सुनहरी रोशनी में कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया था। उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया था। भाविका घबरा कर बोली, वरदान क्या हुआ, छोड़ो उसे। लेकिन वरदान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। उनकी पूरी नजर सिर्फ वर्तिका पर टिकी हुई थी। वर्तिका ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए, हमें जाना है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन गुस्से से कांप रही थी। वरदान हल्का सा झुके, इतना कि उनकी सांस वर्तिका के गाल से टकराई। इतनी जल्दी क्या है मिस वर्तिका? उनकी आवाज धीमी थी मगर बेहद ठंडी। वर्तिका की आंखों में गुस्सा चमक उठा था। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। उसने फिर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वरदान की पकड़ और मजबूत हो गई थी। उनकी उंगलियां उसके दोनों बाजुओं के चारों तरफ कस गई थी। अभिज्ञान जो अब तक खुद को रोक रहा था, लेकिन अब वे आगे बढ़ा। भाई छोड़िए उसे, वह असहज महसूस कर रही है। वरदान की आंखें पहली बार उसकी तरफ उठी। उनकी नजर में ऐसी बर्फीली ठंडक थी कि अभिज्ञान के कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए थे। फिर वरदान बहुत धीरे बोले, मैं अपनी होने वाली भाभी से 2 मिनट बात भी नहीं कर सकता। वर्तिका का दिल धक से रह गया था। हमें कोई बात नहीं करनी, उसने झुंझलाकर कहा। उसी समय वरदान की नजर नीचे फर्श पर पड़े उस लहंगे पर पड़ी जो कुछ देर पहले वर्तिका के हाथ से छूट गया था। वरदान झुके और उसे उठाकर अपनी उंगलियों में थाम लिया था। सुनहरी रोशनी में वह लहंगा चमक उठा था। उन्होंने उसे गौर से देखा, फिर बहुत धीरे बहुत खतरनाक मुस्कान के साथ बोले, अच्छी पसंद है। उन्होंने लहंगे को उठाकर वर्तिका के सामने फैला दिया था, जैसे उसे उसी में सजा कर देख रहे हों। वर्तिका का दिल बेचैनी से धड़कने लगा था। जैसे ही उसने लहंगा पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वरदान ने उसे थोड़ा पीछे खींच लिया था। फिर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से फुसफुसाए, बस एक दिक्कत है। वर्तिका की भौहें सिकुड़ गई थी। क्या? वरदान की मुस्कान और गहरी हो गई थी। उन्होंने लहंगे के कपड़े को अपनी उंगलियों में घुमाया और फिर बहुत धीरे से बोले, जिस लहंगे में तुम किसी और की दुल्हन बनने का सपना देख रही हो। उनकी नजर एक पल के लिए अभिज्ञान पर गई, फिर वापस वर्तिका पर टिक गई थी। वरदान थोड़ा और झुके। उनकी आवाज अब फुसफुसाहट से भी धीमी थी। उसमें शादी, उन्होंने उसके कान के बेहद पास कहा। क्या पता किसी और के साथ हो जाए। वर्तिका का चेहरा सन पड़ गया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.